नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 जुलाई और 9 जुलाई को आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके 25 जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम 100% रियल प्रश्न है जो कि मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग न्यू प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि तिब्बत में किस नदी को सिंकी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सिंधु नदी हो जाएगा। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खमन शेर का मुहाना के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा सिंधु नदी चीन में तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से अपनी यात्रा शुरू करती है, यानी कि मानसरोवर झील से आपका निकलता है और वहाँ के लोग नदी की पहचान सिंगी खमन या शेर के मुंह के रूप में करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपका मानसरोवर झील से निकलती है और जाकर आपका अरब सागर में गिरती है। तो उसका भी राइट आंसर आपका सिंधु नदी ही था। ठीक है, तो सिंधु नदी है जो कि दोस्तों आपका अरब सागर में जाके गिरता है, मानसरोवर से निकलता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि चीन के तिब्बत पठार परिक्षेत्र शांगपो नदी के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में सिंधु नदी को दिहांग नदी के नाम से, असम में बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और बांग्लादेश में आपका जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे हैप्पी आवर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 500 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 की जगह 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। साथ में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना फुल रिफंड भी ले पाते हैं। यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा 25 में, उसका तो मॉक टेस्ट और पीओक्यू मिलेगा ही मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी के सभी एग्जामों का यहाँ पर इस पीवाईक्यू और आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, चाहे आपका सीजीएल का हो, एमटीएस का हो या किसी भी एग्जाम हो। यही नहीं, एसएससी के अलावा आपको यहाँ पर रेलवे का, डिफेंस का, बैंकिंग का, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम आपका होता है। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम आप खोजते हैं यूपीएससी से लेकर आपका ग्रुप डी तक के एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको यहाँ पर मिलता है। और यही नहीं, जो क्वेश्चन आप यहाँ पर मॉक के तौर पर देते हैं वो क्वेश्चन हूबहू आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलता है अगर आपका एग्जाम सीबीटी हो रहा है तब। ठीक है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें 850 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, 17,000 प्लस पीवाईपी है जो कि इसमें अपलोड किया जा चुका है। तो मात्र 500 रुपये में आप सभी इसको एक्सेस कर पाते हैं। कूपन कोड बस एपीजी यूज करना है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1919 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह का आह्वान किया था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने डैश नामक एक अधिनियम पारित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका रॉलेट एक्ट है। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। इस एक्ट में पुलिस को अपार अधिकार दे दिया गया था, जिसका लोगों ने बहुत विरोध किया था। इस कानून को कोई दलील, कोई वकील, कोई अपील के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा इस एक्ट के बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता है। इसके बाद ये जो नरसंहार था या कुख्यात जो भी हत्याकांड कहें, उसके बारे में जानने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश राज्य है। तो भारत की बात करेंगे प्रस्तावना के अनुसार तो भारत एक संप्रभु राज्य है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जैसा कि आपको मालूम होगा, जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित होता है और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी होता है। और यही दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। बाकी भारतीय संविधान के 22 भागों में विभाजित है। इसमें 395 अनुच्छेद है और आपका 12 अनुसूचियाँ हैं। वो कौन कौन सा है उसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखें। तो पहला भाग आपका श्रम उसके क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद की बात करते हैं अनुच्छेद 1 से 4। दूसरा भाग आपका नागरिकता से है, अनुच्छेद 5 से 11 की है, तो इसको भी याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। तीसरा आपका मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35, वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करता था, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में है। यह आपका
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है 4 का ए मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 है, जो कि 1976 में जुड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े गए थे। इसके बाद एक मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, अनुच्छेद 51 है। 5वां है आपका संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 152। 6ठा आपका राज्य से संबंधित है, आपका अनुच्छेद 152 से 237। 7वां जो भाग है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1956, उसके द्वारा निरस्त कर दिया गया था अनुच्छेद 238 को। 8वां है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 है। 9वां है पंचायत से, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ है। 9A है आपका नगर पालिका से, अनुच्छेद 243 बी से लेकर 943 जेड तक है। ये पंचायत आपका 1993 में लागू हुआ था, अधिनियम 1992 में आया था। नगर पालिका का भी सेम वही कंडीशन है। भाग 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से, 244 से 244 ए तक है। 11वां है संघ और राज्य के बीच संबंध से, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। 12वां भाग है वित्त संपत्ति समुदाय और वार से, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक संबंधित है। 13वां है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से। 14 है आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से। 14A है आपका अधिकरण से। 15 भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निर्वाचन संबंधित है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक है। 6ठा भाग है आपके कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के संबंध से। 6ठा भाग आपका राजभाषा से है। भाग 18 आपका आपात उपबंध से है, अनुच्छेद 352 से 360 याद रखिएगा। 3 प्रकार के आपात उपबंध का नाम यहाँ पर दिया गया है। 9वां भाग है प्रकीर्णन से। 22वां भाग है आपका संविधान के संशोधन से, अनुच्छेद की बात करेंगे 368। ये जो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। भाग 21 आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से है। भाग 22 आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस संबंध से है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शतरंज में कितने प्यादे होते हैं। तो शतरंज में प्यादे यानी कि पाउंस की बात करते हैं तो 8 इसका राइट आंसर है। शतरंज खेलते समय शतरंज के मोड़े शतरंज की बिसात पर चलते हैं। शतरंज के मोड़े 6 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक खेल में 16 मोड़ा होता है। 8 प्यादा, 2 आपका बिशप और 2 नाइट, 2 हाथी, 1 राजा 1 रानी होता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दें कि शतरंज के बोर्ड पर 32 टुकड़े होते हैं और प्रत्येक में 16 सफ़ेद और 16 काले रंग के होते हैं, इस बात को भी याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था। तो पल्लव वंश का संस्थापक आपका सिंह विष्णु था, तो इसका राइट आंसर आपका सिंह विष्णु होगा। इसके अलावा कालाभारत ने तमिल देश में संगम युग के बाद 250 वर्षों के लिए शासन किया था। पल्लव वंश टोंडी मंडलम में स्थित था और इसकी राजधानी आपकी कांचीपुरम थी। तो आप राजधानी को भी याद रखिएगा, राजधानी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो राजधानी को भी याद रखना है। साथ में पल्लव का स्रोत विवादित था, जबकि कई मूल निवासी हैं जो कि मानते हैं। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और पहले के शिलालेख जारी किए और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में विष्णुगुप्त को हराया था, जो कि एक पल्लव शासक था। इसके अलावा पल्लव वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो अपराजित वर्मन था, तो अपराजित वर्मन को भी याद रखना है, ठीक है। तो अपराजित वर्मन को भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की बात करते हैं तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना आपका हुआ था 1893 में, तो इसका राइट आंसर आपका 1893 होगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। भारतीय फुटबॉल संघ, जिसे IFA के रूप में संक्षिप्त किया गया है, वो संगठन है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में संघ फुटबॉल का संचालन करता है। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल संघ है और इसकी स्थापना 1893 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना की बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर 23 जून 1937 होगा। मेरे ख्याल से आपका यही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 1937 होगा। अगला है कौन सी समिति या आयोग 10% EWS आरक्षण का सुझाव दिया था। तो EWS आरक्षण मेजर जनरल सेवानिवृत्त SR सिंघो की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका यही होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन 2005 में तत्कालीन UPA सरकार के द्वारा किया गया था और इसने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा 10% EWS कोटा जो आरक्षण है 103वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। इससे संविधान में अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 6 और अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 6 को सम्मिलित किया गया।
यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आर्थिक आरक्षण के लिए है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 2023 रिपब्लिक डे परेड। तो इसका राइट आंसर आपका अब्देल फतेह अल सीसी होगा, जो कि इजिप्ट के आपके प्रेसिडेंट थे, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा रिपब्लिक डे 2024 चीफ गेस्ट की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन होगा। अगर फर्स्ट आपका जो 26 जनवरी बना था 1950 में, उस समय के अगर आपसे चीफ गेस्ट पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इजराइल के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इजराइल के राष्ट्रपति का नाम क्या था, अभी था याद, दिमाग से निकल गया। ठीक है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, कोई इतना हार्ड नहीं है। अगला है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर आपका यूएसए होगा। जो न्यायिक समीक्षा का धारणा है यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा यूएसए जिसे हम लोग अमेरिका के नाम जानते हैं, निर्माताओं के द्वारा न्यायिक समीक्षा लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना लिया गया है, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था लिया गया है, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी लिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा संविधान के प्रस्तावना का भाषा किससे लिया गया है, तो भाषा लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। लेकिन प्रस्तावना आपका लिया गया है किससे, तो किससे लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर पूछा गया था। ठीक है, कल भी पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 17.7% होगा। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो नागालैंड का जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक में था, -0.58 था। इसके अलावा मेघालय की जनसंख्या वृद्धि 11 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा था, 27.95%। और केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे राज्यों में तुलना में सबसे कम था, 4.491%। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात पूछा गया था, तो राइट आंसर 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात को हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं, तो परिभाषित करने का है परिभाषा है कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए लिंगानुपात एक मूल्यवान स्रोत है। और भारत में महिलाओं की पुरुष से अनुपात कितना है, यानी कि पुरुषों की संख्या के अनुपात में 1000 के अनुपात में महिलाओं का संख्या कितना है, उसी को हम लोग लिंगानुपात के नाम जानते हैं, जो कि भारत में 943 है। जो कि इसके अलावा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य की बात करते हैं तो ये आपका केरल है। यहाँ का लिंगानुपात आपका 1084 है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हरियाणा का लिंगानुपात पूरे राज्यों में सबसे कम है, 879 यानी कि 879 है, तो इसको भी याद रखना है। ये भी आपसे पूछा गया था। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करें। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया महेंद्र सिंह धोनी के विषय में कि MS जो धोनी हैं या महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनको है जो कि पद्मश्री अवार्ड कब मिला। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड के विषय में इनसे पूछा गया था। तो आपको बता दें कि जो महेंद्र सिंह धोनी हैं उनको जो पद्मश्री अवार्ड है, जो कि चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इनको 2009 में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 2009 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि पद्म भूषण इनको कब मिला, क्या पूछा जाता कि इनको पद्म भूषण कब मिला, पूछा ही जाएगा। जब पद्मश्री पूछ दिया गया है तो पद्म भूषण ही क्यों ना पूछा जाए। तो पद्म भूषण की बात करेंगे तो इनको 2008 में ये पुरस्कार है जो कि दिया गया है, 2018 में ये पुरस्कार है जो कि दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। 2018 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है, 2009 में से इन्हें पद्मश्री दिया गया है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, बाकी महेंद्र सिंह धोनी के विषय में तो आप लोग को मालूम ही होगा, ज़्यादा कुछ बताने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। और बात करेंगे और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से था, 3 स्टेटमेंट दी गई थी, उसमें सिर्फ ये पूछा था कि इसके बाद व्हीट या राइस किसके प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ था। ठीक है, व्हीट में हुआ था इंक्रीजमेंट या राइस में हुआ था। ठीक है, तो ऐसा पूछा गया होगा तो राइस में ही इंक्रीजमेंट हुआ था, तो राइस इसका राइट आंसर होगा। बताइएगा एक्चुअल में क्या पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका स्नातक संगीत से रिलेटेड था, जिसमें कुछ वर्ड थे जैसा कि याद नहीं है पर अजीब से थे। ठीक है, तो एक आपका कर्नाटक संगीत से भी था, क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आते हैं। एक था आपका मधुमक्खी से था कि मादा और हर मधुमक्खी से। ठीक है, तो मधुमक्खी से भी क्या रिलेटेड था बताइएगा, आपसे क्या पूछा गया था। एक आपका ऑयल इंडिया से रिलेटेड था कि ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका पेट्रोलियम
मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर पेट्रोलियम था तो ठीक है, बाकी नहीं था तो क्वेश्चन क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक ऑयल इंडिया से रिलेटेड भी आया था, ठीक है। तो एक आपका 2023 प्रेस बिल रिलेटेड कोई प्रश्न आया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ भाई इससे क्या प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो चलिए अभी तक इतने ही प्रश्न मिले हैं, और प्रश्न मिलेंगे उसको जैसा कि पीडीएफ में देते हैं। पीडीएफ आपके कल तक का यानी कि 8 जुलाई का टेलीग्राम पर भेज दिया जा चुका है। वहाँ से आगे पढ़ लीजिए। सभी जो ये क्वेश्चन है लगभग जो पूछे जाते हैं आपके शिफ्ट में, उनमें से 50% क्वेश्चन उस पीडीएफ में है, ठीक है, कन्फर्म है। तो आप लोग जाकर वहाँ पर देखिए। बाकी ये लिख के टेक्स्ट बुक पास प्रो से जुड़ना चाहते हैं तो 500 रुपये में कूपन कोड एपीजी के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।